सुप्रभात बच्चों। क्लास 10 के ज्योग्राफी क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 2 कृषि पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने गन्ने की फसल, जूट, चाय की खेती, इन सब के बारे में पढ़ा। आज हम लोग किसानों की सहायता के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। किसानों के लाभ के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना PAIS की भी शुरुआत की है, जिससे किसानों को सहायता पहुंचाया जा सके। इसके अलावे आकाशवाणी, दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी दी जाती है। बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों को भी सरकार इसकी घोषणा करती है। तो कृषि के क्षेत्र में भारत सरकार इसको आगे और बढ़ाने के लिए विभिन्न तरह की सहायता योजना किसानों के लिए शुरुआत की है, जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड है, जिस पर किसानों को लोन मिलता है, जिससे सरकार उसकी सहायता के रूप में लोन प्रदान करती है और किसान उससे लाभान्वित होकर कृषि के क्षेत्र में रोजगार अपना आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद फसलों की बीमा की जाती है। बागवानी लगाए गए हैं उसकी बीमा की जा रही है। अब जैसे किसी प्रॉपर्टी की बीमा करवाई जाती है, उसी तरह फसलों की भी बीमा करने का प्रावधान सरकार ने किया है किसानों के लाभ के लिए। अगर फसल को किसी तरह का नुकसान हो जाता है, बाढ़ से ग्रस्त हो, बाढ़ में अगर डूब गया, आग से जल गया या सूखे की स्थिति आ गई या किसी भी अन्य कारण से अगर फसल आपके नहीं हुए, तो किसान, अगर उसकी बीमा करवाई गई है तो किसान को उस पर सहायता राशि सरकार के द्वारा मिल जाती है। इसके अलावे भी कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिससे किसानों को काफ़ी लाभ मिल रहा है। जैसे दूरदर्शन पर कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। किसान भाइयों के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम फसलों के अनुसार। अब रबी फसल का सीजन है, तो रबी फसल को हम कैसे लगाएंगे, कैसे तैयार करेंगे, किस प्रकार के बीज डालेंगे, इस तरह का प्रावधान है कि दूरदर्शन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से किसानों को लाभान्वित करने का प्रावधान सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और इसके अलावा भी बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं ब्लॉक स्तर पे, जिले स्तर पे, खरीफ महोत्सव, रबी महोत्सव, जायद फसल के बारे में या अन्य किसी कृषि के बारे में किसानों को बुलाकर उनको ट्रेनिंग दिया जाता है और कृषि के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा तक उनको जानकारी दी जाती है कि किसान आगे अपने कार्य क्षेत्र को और बढ़ाएं और खेती के नए नए तरीके को अपनाकर भविष्य में अधिक से अधिक आमदनी करें। भूदान ग्रामदान यज्ञ। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, जिन्होंने उनके सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रही के तरह भाग लिया था, को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। उनकी गांधी जी के ग्राम स्वराज अवधारणा में भी गहरी आस्था थी। गांधी जी के शहादत के बाद उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की पद यात्रा की। एक बार जब वे आंध्र प्रदेश के एक गांव पोचमपल्ली में बोल रहे थे, तो कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। विनोबा भावे ने उनसे तुरंत कोई वायदा तो नहीं किया, परंतु उनको आश्वासन दिया कि यदि वे सहकारी खेती करें
तो वे भारत सरकार से बात करके उनके लिए ज़मीन मुहैया करवाएंगे। अचानक ही श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए और उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। अब देखिए, भूदान ग्रामदान आंदोलन क्या था। भूदान ग्रामदान आंदोलन में महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, जो महात्मा गांधी के बहुत करीबी, उनके विचारधारा से, किनके, गांधी जी के विचारधारा से विनोबा भावे काफ़ी प्रभावित थे और उनके सत्याग्रह आंदोलन में उनके साथ काम किए। और गांधी जी के शहादत के बाद, उनकी मृत्यु के बाद, उन्होंने, विनोबा भावे ने 50 के दशक में गांधी जी के संदेशों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। उसमें उन्होंने क्या किया, तो पूरे देश की पैदल यात्रा उन्होंने की। एक बार की बात है, जब वो आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली गांव में भाषण दे रहे थे, तो वहाँ एक भूमिहीन गरीब उनके पास पहुँचा और बोला कि महाशय, मुझे कुछ भूमि अपने जीविकापार्जन के लिए हमें चाहिए। विनोबा भावे ने तुरंत उनको आश्वासन दिया कि हम ज़रूर आपकी सहायता करेंगे और सरकार से हम मदद मांगेंगे और आपके लिए हम ज़मीन मुहैया ज़रूर कराएंगे। उसी समय एक व्यक्ति थे वहाँ पे, जिनका नाम था रामचंद्र रेड्डी, तुरंत उठ के खड़े हुए, जो एक भूमिपति थे, उनके पास काफ़ी ज़मीन थी। उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को, ऐसे गरीब लोग जिनके पास कोई ज़मीन नहीं थी, तुरंत उसी समय खड़े हुए और विनोबा भावे के भाषण से प्रभावित होकर उन्होंने 80 एकड़ भूमि को गरीबों में दे दिया, बांटने की पेशकश उन्होंने कर दी। इसे भूदान के नाम से जाना जाता है, भूदान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। बाद में विनोबा भावे ने यात्राएं की और अपना यह विचार पूरे भारत में फैलाया। कुछ जमींदारों ने तो अनेक गांवों के मालिक थे, भूमिहीनों को पूरा गांव देने की पेशकश की थी। इसे ग्रामदान कहा गया था। परंतु कुछ जमींदारों ने तो भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि का एक हिस्सा दान किया था। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। विनोबा भावे जो थे, उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की, पद यात्रा यानी पैदल ही यात्रा किए। और उस समय जो बड़े बड़े ज़मींदार लोग थे, जिनके पास काफ़ी ज़मीनें थी, तो उनसे मिलकर, उनसे बातचीत कर गांधी जी के विचारधारा को पूरे भारत में पहुंचाने का काम किया। और विनोबा भावे ने पूरे भारत में गांधी जी के विचारधारा को पहुंचाने का काम किया। और बहुत से ज़मींदार ऐसे थे, पूंजीपति ऐसे थे, जिनके पास हजारों, 2000, 4000 बीघे ज़मीन थे और उसका सही उपयोग नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे ज़मींदारों से ज़मीन लेकर भूमिहीन लोगों को देने का काम किए। बहुत से ऐसे ज़मींदार थे जिन्होंने 1 गांव, 2 गांव, 10 गांव इस तरह भी दान किए थे। तो जो ज़मींदार लोग एक गांव देने की पेशकश की थी और दान में ज़मीन दिए, उन्हें ग्राम दान कहा जाता है। परंतु कुछ ज़मींदार तो ऐसे भी थे कि वो कानून से बचने के लिए अपनी ज़मीनें भूमिहीनों को
विनोबा भावे के पेशकश पर दान में दे दिए। ऐसा उस समय नियम निकल गया था कि 50 बीघा से अधिक जमीन एक व्यक्ति नहीं रख सकता था। अगर उसके पास उससे अधिक जमीन है तो सरकार उसको सीलिंग एक्ट के तहत ले लेती थी। तो इसलिए भी बहुत से जमींदार जो थे वो अपनी ज़मीनें दान कर दिए। तो ये क्रांति जो थी पूरे भारत में आई, बहुत से लोगों ने अपनी ज़मीन को दान किया। तो इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को भारत में हम लोगों ने उसको उस समय रक्तहीन क्रांति के नाम से नाम दिया गया, जिसको हम लोग रक्तहीन क्रांति के नाम से जानते हैं। कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। सकल घरेलू उत्पादन में कृषि के योगदान का अनुपात 1951 से लगातार घटने के उपरांत भी यह 2010 से 11 में देश की लगभग 52% जनसंख्या के लिए रोजगार और आजीविका का साधन थी। देखिए, सरकार तो बहुत से कदम उठाए हैं कृषि के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन ये प्राचीन समय से ही कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है, क्योंकि प्रमुख रूप से लोग कृषि से ही जुड़े रहते थे और इसको बहुत अधिक से अधिक लाभ भी मिलता था। पहले तो 80% आबादी कृषि पर निर्भर थी, उसके बाद ही लोग अन्य रोजगार में जुड़े होते थे। लेकिन 1951 की आंकड़ा के अनुसार कृषि के क्षेत्र में लगातार गिरावट हो रही है, उसके योगदान में गिरावट हो रही है। लेकिन उसके बाद भी 2010 और 11 में देश की लगभग 52% जनसंख्या अभी भी कृषि के द्वारा ही अपना रोजगार और जीविका चलाती है और कृषि ही इसके लिए बहुत बड़ा साधन है। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में घटता अंश गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि कृषि में किसी भी प्रकार की गिरावट और प्रगतिरोधक अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में गिरावट लाएंगे तो समाज के लिए व्यापक निहितार्थ है। कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, सकल घरेलू उत्पादन की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं। ये पहले का आंकड़ा दिखा रहा है। हो सकता है कभी वर्तमान समय में ऐसी स्थिति नहीं हो, क्योंकि किसानों के लाभ के लिए, किसानों के हित के लिए सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं। अभी हमारे देश में अनाजों की कमी नहीं है, अनाजों से भरा पड़ा है सब कुछ, इसलिए सरकार इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो हो सकता है कि वर्तमान समय में ऐसी स्थिति नहीं हो। अगर इसमें गिरावट आती है, कृषि के क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पादन में घटता अंश जो है, ये चिंता का विषय है। लेकिन सरकार ने जो कदम उठाए हैं तो हो सकता है कि वर्तमान स्थिति में ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी लॉकडाउन के पहले इसका अच्छा एक आंकड़ा न्यूज़ में दिखा रहा था कि ये आगे बढ़ रहा है। क्योंकि कृषि के साथ ही हम लोग पशुपालन को भी लेते हैं, जैसे डेयरी फार्म है, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, ये सभी कृषि के साथ ही इसको हम लोग लेते हैं। तो इसकी भागीदारी भी काफ़ी बढ़ रही है। तो वर्तमान समय में ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। कृषि के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने इसके आधुनिकीकरण के लिए भरसक प्रयास किए हैं। भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना, पशु चिकित्सा सेवाएं एवं पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना, बागवानी विकास, मौसम विज्ञान और मौसम के पूर्वानुमान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को वरीयता दी गई है। किसानों के हित के लिए, उसके लाभ के लिए
और कृषि क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पादन के अंश को बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं। इसके लिए सरकार ने राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, कृषि अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की गई है, जिसमें नए नए तरह के बीज का उत्पादन होता है। अगर किसानों को अच्छे किस्म के बीज चाहिए, अच्छे किस्म के अच्छी क्वालिटी के पौधे चाहिए, तो कृषि अनुसंधान केंद्र से प्राप्त करते हैं। कृषि विश्वविद्यालय खोले गए हैं, जिसमें कृषि वैज्ञानिक बहाल किए गए हैं। कृषि के क्षेत्र में इसकी पढ़ाई के लिए कृषि वैज्ञानिक की पढ़ाई हो रही है वर्तमान समय में। उसके बाद कृषि विश्वविद्यालय में आप अपने ज़मीन की मिट्टी की जांच करवा सकते हैं, अच्छे किस्म के बीज पौधे प्राप्त कर सकते हैं और वैज्ञानिकों से आप सलाह भी ले सकते हैं किस प्रकार की कृषि किस क्षेत्र में हो सकती है, किस प्रकार के बागवानी किस क्षेत्र में लगाए जा सकते हैं। ये सभी की व्यवस्था सरकार ने अपने स्तर पे की है। इसके अलावे पशु चिकित्सा सेवाएं, पशु चिकित्सकों की बहाली की गई है। पशु प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए हैं। अगर पशुओं को किसी प्रकार की कोई बीमारी अगर हो जाती है तो उसका इलाज होता है, उसकी दवाई बनी है, उसके वैक्सीन बने हैं और अच्छे किस्म अच्छे नस्ल की उनको अच्छे नस्ल के आगे बच्चे हों, इसके लिए उनको इंजेक्शन दिया जाता है। गाय के दूध को बढ़ाने के लिए उसके लिए दवाइयाँ बनाई गई है। तो इस तरह के कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए गए हैं ताकि किसान लोग इससे ज़्यादा लाभ लेकर अपने काम को आगे बढ़ा सके और सकल घरेलू उत्पादन में कृषि क्षेत्र के अंश को बढ़ाया जा सके। क्रियाकलाप ज्ञात करें कि भारतीय किसान अपने बेटे को किसान क्यों नहीं बनाना चाहता। अब तालिका को हम लोग आगे देखेंगे। तालिका 1.4 से स्पष्ट होता है कि पिछले वर्षों में सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि हुई है, परंतु इससे देश में पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। कृषि में विकास दर कम हो रही है, जो कि एक चिंताजनक स्थिति है। वर्तमान में भारतीय किसान को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए, सरकार के द्वारा इतने सारे कदम उठाए गए हैं किसानों की सुविधा के लिए, फिर भी सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि हुई है, लेकिन फिर भी इससे देश में पर्याप्त रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। कृषि में विकास दर कम हो रही है। ये गंभीर चिंता का विषय है सरकार के लिए। वर्तमान में भारतीय किसान को अब हमारे यहाँ जो व्यवस्था है कृषि क्षेत्र में, अब जाके नए नए टेक्नोलॉजी से काम हो रहे हैं, लेकिन अन्य देशों में, भारत के अलावे अन्य विकसित देशों में बहुत पहले से ही नई टेक्नोलॉजी को अपनाकर कृषि कार्य हो रहे हैं। इसलिए भारत को विश्व के अन्य देशों से, अंतर्राष्ट्रीय देशों से एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी जो है वो अभी अभी वर्तमान समय में उपलब्ध हो पाए हैं और उसको हम लोग अपना रहे हैं और उससे काम कर रहे हैं। अभी भी बहुत से ऐसे किसान हैं जिनके पास ये सभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। अब तालिका हम लोग 4.1 देख लेते हैं। भारत सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि प्रतिशत और प्रमुख खंड में है कृषि, उद्योग, सेवाएं और सकल घरेलू उत्पाद। 2002 और 7 10वीं योजना कृषि के क्षेत्र में 1.7, उद्योग 8.3, सेवाएं 9.0 और सकल घरेलू उत्पादन 7.2। 2007 से 12 11वीं योजना में 4.1, कृषि उद्योग में 10.5, सेवाएं 9.9, सकल घरेलू उत्पादन 9.0। 2012 से 17 लक्ष्य 1 और लक्ष्य 2, कृषि के क्षेत्र में 4.0, उद्योग में 9.6,
9.6 सेवाएं 10.0 और सकल घरेलू उत्पादन 9.0। लक्ष्य 2 में कृषि 4.2, उद्योग 10.9, सेवाएं 10.0, सकल घरेलू उत्पादन 9.5। तो ये हमारे 4.51 की ये तालिका है, जिसमें सभी क्षेत्र खंड में कितना प्रतिशत वृद्धि और विकास कहाँ घटा और कहाँ बढ़ा, इसको हम लोग तालिका के माध्यम से समझें। कृषि सेक्टर में विशेष रूप से करना पड़ रहा है और हमारी सरकार कृषि सेक्टर में विशेष रूप से सिंचाई, ऊर्जा, ग्रामीण सड़कों, मंडियों और यंत्रीकरण में सार्वजनिक पूंजी के निवेश को कम करती जा रही है। रासायनिक उर्वरकों पर साहिकी कम करने से उत्पादन लागत बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादों पर आयात कर घटाने से भी देश में कृषि पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। किसान कृषि में पूंजी निवेश कम कर रहे हैं, जिसके कारण कृषि में रोजगार घट रहे हैं। अब कृषि सेक्टर में विशेष रूप से सरकार तो ये कर रही है, लेकिन फिर भी देख रहे हैं कि सकल घरेलू उत्पादन में इसका जो परसेंटेज है, वो अंश जो है वो कम हो रहा है। इसके क्या कारण हैं? इसके कई कारण हैं। एक कारण तो सबसे पहले बढ़ती हुई जनसंख्या को देखा जा सकता है और सरकार जो है कृषि सेक्टर में विशेष रूप से सिंचाई के लिए, ऊर्जा के लिए और ग्रामीण सड़कों, मंडियों और यंत्रीकरण में सार्वजनिक पूंजी निवेश को कम कर रही है। इस क्षेत्र में जहां पूंजी लगाना चाहिए सरकार को, उसमें ये कम कर रही है। उसके बाद रासायनिक उर्वरक जो खाद है, उसकी सहायकी कम करने से उत्पादन कम हो रहा है। सरकार इसके लिए किसानों को सहायता कम कर रही है, जितना करना चाहिए उतना नहीं, और किसान शायद इससे इतना लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो जब उर्वरक फसलों में कम दिए जा रहे हैं तो उत्पादन कम हो रहा है। इसके अतिरिक्त और भी कारण हैं, जैसे कृषि उत्पादों पर आयात कर ज़्यादा लग रहा है, टैक्स ज़्यादा लग रहा है। आयात कर घटा दिया गया है। घटाने से भी देश में कृषि पर हानिकारक इसका प्रभाव पड़ रहा है। किसान जो है कृषि के क्षेत्र में पूंजी निवेश करना नहीं चाह रहे हैं, जिसके कारण कृषि में रोजगार कम हो रहे हैं। तो ये सभी कारण हैं कृषि सेक्टर में सकल घरेलू उत्पादन अंश कम होने के। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।